Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about disruption of G protein signaling causes disease. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Disruption of G protein signaling causes disease. Pathological effects of toxins produced by bacteria, cholera and pertussis. It's also known as whooping cough, and these toxins are basically enzymes that interfere with the normal signal transductions in the host. बिकॉज क्योंकि जो पैथोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं ना टॉक्सिन्स के जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है उस वजह से जी प्रोटीन की सिग्नलिंग में डिसरप्शन आ जाती है. वो मे बी कॉलरा हो सकती है या पर्टूसिस हो सकती है जिसको वूपिंग कफ भी कहते हैं. और टॉक्सिन्स वो एंजाइम्स हैं जो इंटरफेयर करते हैं विद नॉर्मल सिग्नल ट्रांसडक्शन इन द होस्ट. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉलरा टॉक्सिन्स को. secreted by Vibrio cholera in contaminated drinking water. इसके अलावा ये करता क्या है, कोलरा टॉक्सिन जो है वो करती क्या है, ये ADP राइबोज फ्रॉम NAD प्लस to arginine of alpha subunit of GS blocking its GTPase activity के जो ये NAD प्लस में जो ADP राइबोज मोइटी होती है उसको अल्फ़ा सब यूनिट के आर्जिनिन रेजिड्यू के साथ ऑफ GS अटैच करती है जिससे इसकी GTPase एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है और ये परमानेंटली एक्टिव रहती है GS. इसके अलावा जब ये परमानेंटली एक्टिव होगी तो कंटिन्यूस एक्टिवेशन ऑफ द एडेनल साइक्लेजेस ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, बिकॉज जब GS एक्टिव होती है, हमने GPCRs का जो नॉर्मल मैकेनिज़्म था उसमें डिस्कस किया था कि जब GS एक्टिव होती है तो ये एडेनल साइक्लेज को एक्टिव करती है. अब यहाँ पर GS परमानेंटली एक्टिव हो चुकी है तो ये एडेनल साइक्लेज ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स को एक्टिवेट करेगी और क्रॉनिकली हाई साइक्लिक AMP की कंसनट्रेशन और एक्टिव एडेनल साइक्लेज होगा. फिर ये एडेनल साइक्लेज जो है नेक्स्ट साइक्लिक AMP प्रोड्यूस करता है तो साइक्लिक AMP नेक्स्ट PKA को एक्टिव करती है. तो PKA क्या करेगा, CFTR क्लोराइड चैनल और सोडियम H प्लस एक्सचेंजर को फास्फोराइलेट करेगा जिससे फिर क्या होगा, इफ्लक्स ऑफ NaCl का काज होगा और ये ट्रिगर करेगा मैसिव वाटर लॉस. इसके साथ साथ अगर डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लॉस है वो फाटल भी हो सकता है, बिकॉज मैसिव वाटर लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन हो सकती है और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस भी होगा बिकॉज सोडियम इज़ इन्वॉल्व, तो ये फाटल हो सकता है. ये इसका जो है वो प्रोसेस है. ये एक नॉर्मल GS है जिसकी GTPase एक्टिविटी जो है वो टर्मिनेट कर देती है सिग्नल को फ्रॉम रिसेप्टर टू एडेनल साइक्लेजेस. लेकिन जैसे ही कॉलरा टॉक्सिन्स आते हैं तो ये NAD प्लस की ये जो राइबोज मोइटीज़ है इसको आर्जिनिन ऑफ द GS के साथ, यहाँ पे देखें ये आर्जिनिन ऑफ द GS के साथ अटैच कर देते हैं जिससे अब ये बन चुकी है ADP राइबोसाइलेटेड GS. अब इसकी GTPase एक्टिविटी इनएक्टिवेटेड हो चुकी है और ये GS कॉन्स्टेंटली एक्टिवेट करती रहेगी एडेनल साइक्लेजेस को. यहाँ पे ये इसकी एक और डायग्राम है और ये मैंने डिफरेंट बुक से ली है, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री से. यहाँ पे देखें ये GS अल्फ़ा है और इसके साथ ये आर्जिनिन अटैच है और ये NAD प्लस है. अब इसमें ये जो निकोटिनामाइड है ये इसको रिमूव कर देता है कॉलरा टॉक्सिन और जो बाकी है उसको आर्जिनिन ऑफ द GS अल्फ़ा के साथ अटैच कर देता है तो ये बन जाती है ADP राइबोसाइलेटेड GS अल्फ़ा. नेक्स्ट इज पर्टूसिस टॉक्सिन. पर्टूसिस टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय बॉर्डेटेला पर्टूसिस. इसके अलावा ये करता क्या है, कैटलाइजेस द ADP राइबोसाइलेशन ऑफ सिस्टीन ऑफ GI. जो कॉलरा टॉक्सिन थे वो ADP राइबोसाइलेशन करवाते थे आर्जिनिन ऑफ GS, लेकिन ये जो पर्टूसिस टॉक्सिन्स हैं ये भी ADP राइबोसाइलेशन करवाते हैं लेकिन सिस्टीन ऑफ GI. तो जब ये GI की उसके सिस्टीन रेजिड्यू की राइबोसाइलेशन करवा देंगे तो प्रिवेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ GDP by GTP एंड ब्लॉकिंग इनहिबिशन ऑफ एडेनल साइक्लेज बाय GI. क्योंकि जब ये राइबोसाइलेशन हो जाएगी तो GDP GTP एक्सचेंज नहीं होगा और ब्लॉकिंग ऑफ इनहिबिशन ऑफ एडेनल साइक्लेज बाय GI
बिकॉज जब GI के साथ GTP बाइंड होगी तो GI एक्टिव हो जाएगी, जब ये एक्टिव होगी तो ये एडेनोसाइक्लेज को ब्लॉक करेगी। अब जब राइबोसाइलेशन हो चुकी है, GTP एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो GI एडेनोसाइक्लेज को ब्लॉक नहीं कर सकती। द बैक्टीरियम इन्फेक्ट्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, जहाँ पर ये it destroy the ciliated epithelial cells that normally sweep away mucus। ये उन ciliated epithelial cells को डिस्ट्रॉय करता है जो नॉर्मली म्यूकस को स्वीप करते हैं। विदाउट दिस ciliary action vigorous cuffing is needed to clear the track। अब जब ये ciliary action नहीं होगा तो vigorous जो है वो cuffing is needed to clear the track। ये जो है ये हम नॉर्मल मैकेनिज़्म जो है वो GPCRs में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कोलेरा टॉक्सिन का एक्शन दिखाया गया है, और इसके साथ साथ है पर्टूसिस टॉक्सिन का। ये जो कोलेरा टॉक्सिन है, अब यहाँ पे देखें कि ये GTP जो अटैच है GS के साथ, तो ये इस चीज़ को इनहिबिट कर देता है, इसकी GTPase एक्टिविटी को। जब GTPase एक्टिविटी इसकी इनहिबिट हो जाएगी तो ये एक्टिव ही रहेगी और एडेनोसाइक्लेज को एक्टिव करती रहेगी। एडेनोसाइक्लेज जो है वो साइक्लिक AMP प्रोड्यूस करता रहेगा, और इसके साथ साथ ये जो पर्टूसिस टॉक्सिन्स हैं, ये जो है इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि ये GTP एक्सचेंज नहीं होने देते। तो ये जब GTP एक्सचेंज नहीं होने देते तो ये GS एक्टिव नहीं होती और ये एडेनोसाइक्लेज को इनहिबिट भी नहीं कर सकती। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।